आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान से या फिर आप दे रहे हैं पीजीटी से। वीडियो की शुरुआत करते हैं और उससे पहले अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तत्पश्चात आपको पीजीटी साइकोलॉजी एचपीएससी संबंधित और आपकी जो है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित जो भी वीडियोज़ आएंगी चैनल के ऊपर नई, वो सब आपको मिल जाएंगी। फटाफट उनके बारे में आपको जानकारी लग जाएगी और कोई भी जानकारी कोई भी सूचना आपसे यहाँ पर मिस नहीं होगी। सीधा चलते हैं हम कहाँ पर, सीधा चलते हैं हमारे एसकेटी के ऊपर, जो हमारा लास्ट हुआ था। कब लास्ट हुआ था? हमारा सितंबर 2023 के अंदर। ठीक है, किस प्रकार से टेस्ट आता है, क्या सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, उसको हम देखते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आपका पीजीटी परीक्षा होने वाली है 2024 में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ कुछ इसी प्रकार से आपकी परीक्षा होने वाली है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जिसकी वैकेंसी आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये मौका भी अपने हाथ से जाने मत दीजिए और ये मौका भी अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। ठीक है, और आपको पहले ही बताया हुआ है आपको फोकस कहाँ पे करना है। फोकस करना है आपको आंसर राइटिंग के ऊपर। चाहे आप पीजीटी दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, आपको आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना है अब से, अगर आप हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी शिक्षक यहाँ पर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अब वो ज़माना गया कि आप एमसीक्यू लगाएंगे। फिलहाल तो एचपीएससी ऐसा कुछ एमसीक्यू लेने के उद्देश्य से नहीं है। आपको सीधा सीधा किस पे ध्यान रखना है? आंसर राइटिंग पे ध्यान रखना है। जितना अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वो पेपर है आपका। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ये आपका पीजीटी वाला है। ठीक इसी प्रकार से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो है वो भी आपका दोनों में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद ज़रा यहाँ नज़र घुमाइए। टाइम अलाउड आपके पास 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। 12 से 3 या 3 से 6 या 9 से 12 जो भी एग्जाम हो रहा है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। उसी के साथ साथ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 150। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको मालूम है कि प्रीवियस वीडियो के टाइम आपका कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 50% के पास में गया था। ठीक है, क्यों गया था देखते ज़रा इस पेपर को। क्या पेपर इतना डिफिकल्ट था, क्या था, उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उससे पहले देखिए यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दी हुई है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप देने वाले हैं परीक्षा जल्द ही। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर 18 क्वेश्चंस इन ऑल। तो इस लेक्चर के साथ साथ आप जो अपना माइंडसेट है उसको भी सेट करते चलिए। आपको सवाल मिलेंगे कितने? टोटल आपको 18 सवाल करने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसमें से देखिए क्या बोल रहे हैं। उसमें से कह रहे हैं कि कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चंस इन ऑल। 18 में से कितने करना है आपको? 18 में से केवल 15 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 3 आपको मौका रहेगा कि 3 को आप छोड़ सकते हैं। अब वहाँ देखिए दिया हुआ है आगे, मार्क्स असाइंड टू ईच क्वेश्चन पार्ट आर गिवन अगेंस्ट इट। कितने मार्क्स का सवाल है वो आपको प्रत्येक सवाल के सामने देखने मिलेगा। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयर एवर स्पेसिफाइड शुड बी एडहेयर्ड टू। यहाँ पे देखिए प्रश्नों की शब्द सीमा है, जहाँ विनिर्दिष्ट है का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसका मतलब आप अगर वर्ड एक्सीड करेंगे तो क्या होगा? आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, नंबर का आपको ध्यान रखना है, इसको आप ध्यान रखें खास तौर पर कि वर्ड लिमिट यहाँ पर आपके सामने रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात है, अटेम्प्ट्स ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड सीक्वेंशियल ऑर्डर अनलेस स्ट्रोक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ अ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली। मतलब मान के चलिए आप कर रहे हैं, सवाल नंबर 1 किया, सवाल नंबर 2 किया और सवाल नंबर 3 आपने थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, उसको काटा नहीं आपने, तो इसको क्या करेंगे वो लोग यहाँ पर काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई भी अगर आपका पेज है, पोर्शन है, उसको क्या कर देंगे आप? स्ट्रक ऑफ कर देंगे, यानी कि उसको काट देंगे, उसको इस प्रकार से आप क्रॉस मार के। ठीक है, उसी के साथ देखिए क्या लिखा हुआ है, नो एक्स्ट्रा एडिशनल शीट विल बी प्रोवाइडेड। तो जितना आपको दिया है 30 पन्ने, 40 पन्ने, 50 पन्ने, जितने की भी आपको शीट मिलेगी उतना ही आपको दिया जाएगा। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये जरूरी जानकारी होती है, कोई आपको बताता नहीं है, आपको जानकारी नहीं होती है और फिर वहाँ जाकर आप क्या करते हैं, अपने कॉलेज जैसा समझ के आप जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा शीट्स की मांग करते हैं। उसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है, आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथराइज्ड मीडियम। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश किया तो इंग्लिश में लिखें। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन। जिसमें आप प्राधिकृत नहीं है उसके अलावा आप जहां भी लिखेंगे तो आपके नंबर वहां पे काटेंगे वो। ठीक है, या फिर लिखा है कोई अंक नहीं मिलेंगे, मतलब बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल आपके स्टार्ट हो गए हैं। सवाल को देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? सबसे पहला सवाल पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द गेस्टाल्ट एंड फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन। पहला ही सवाल जो है आपका कहाँ से है? आपके गेस्टाल्ट स्टडी परसेप्शन से पूछा हुआ है। एंड हाउ डू दीज अप्रोचेस कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमंस परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम। एक बात करनी है आपको गेस्टाल्ट के बारे में, एक बात करनी है आपको फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस के बारे में। ठीक है, दोनों का 5-5 नंबर अलग से है, ये आपको ध्यान देना है। आधे बच्चे क्या करेंगे, गेस्टाल्ट समझ के पूरा लिख मारेंगे उसके बारे में, इसके अंदर ये होता है वो होता है, और फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस को भूल जाएंगे तो उनको केवल 5 में से ही नंबर दिए जाएंगे, बाकी के 5 उनके वहाँ पर छूट जाएंगे।
उसी के साथ देखिए 5 नंबर यहाँ तक के हैं आपके, और हाउ डू दीज अप्रोचेस कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ह्यूमन परसीव द वर्ल्ड अराउंड देम, ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, अनुभूति के अध्ययन के लिए गेस्टाल्ट और शारीरिक दृष्टिकोण के बीच मुख्य अंतर क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, और ये दृष्टिकोण हमारी समझ में कैसे योगदान करते हैं, ये जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, गेस्टाल्ट वाली अप्रोच और आपकी फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका पहला सवाल। और यहाँ पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जिनको देना है, सेम आपका सवाल कहाँ से पूछा है, पहली लाइन से सवाल बना के उठा के पूछा है आपसे। अब ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, आपने नेट क्वालिफाई किया है ऑलरेडी, इतना तो आप जानते होंगे कि गेस्टाल्ट और फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। नहीं जानते तो पढ़िए और उसको फिर जाके इसको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, थोड़ा सा आपका सवाल और ट्रिकी आएगा, ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा और ट्रिकी आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी इन सवालों की भी। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका देखिए सिलेबस में पहले ही दिया हुआ है, पीजीटी का भी आपका सेम सिलेबस दिया है वेबसाइट के ऊपर। चलिए, तो साथ साथ में आपको जो है सिलेबस भी दिखाते चलेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सिलेबस के बाहर से हमसे पूछ रहे हैं। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, अगला बोल रहे हैं आपसे कमेंट ऑन पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट while analyzing the role of different schedules of reinforcement on extinguishing the learned response। 10 नंबर का सवाल है, फ्री का सवाल आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सीखी गई प्रतिक्रिया को नष्ट होने पर सुदृढ़ीकरण की विभिन्न अनुसूचियों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए आंशिक सुदृढ़ीकरण प्रभाव पर टिप्पणी करें। टिप्पणी बड़ी लगा दी है, खैर जाने दीजिए। ये टिप्पणी करनी है वो क्या बताते हुए, अनुसूचियां बताते हुए, यहाँ पर जो आपको 4 टाइप्स की देखने मिलती है, उसी में पार्शियल रीइंफोर्समेंट का क्या प्रभाव होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से देखिए, अगर आप नेट परीक्षा दी है आपने तो आपको नेट में सवाल यहीं से पूछता है, वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट सबसे बेस्ट कहाँ पर होता है, और अगर आपको उसका आंसर पता है, आपको क्लिक किया है हमारे बोलते ही, तो आपको वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है, वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, तो ये कह सकते हैं ये आपका आसान सा सवाल है, ये आपका इजी सवाल है पीजीटी स्तर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर पे आपका ये आसान सवाल है। इसको आप देखिए चाहे तो, अगर आप देखिए आप परेशान होंगे अभी कि एचपीएससी के लिए हम कैसे पढ़ें, बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट बुक देखिए आपकी जो है एनसीईआरटी है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, एनसीईआरटी में जाएंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा ये पूरा का पूरा 10 नंबर का। वहाँ से आराम से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए वहाँ पर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ माइंड। अगेन देखिए बेसिक सवाल आपका, गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म्स। 4 + 6 10। तो पहले आपको बतानी है कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर। ठीक है, फ्रॉइड के मन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ माइंड के मूल तत्व और संरचनाएं क्या हैं, विभिन्न बचाव तंत्रों का विस्तृत विवरण दीजिए। विस्तृत विवरण देना है आपको यहाँ पर, लेकिन सवाल देखिए आपसे अलग अलग चीज़ें पूछ रहा है। पहले सवाल में क्या पूछा है आपसे, फ्रॉइड के थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में बताना है आपको 4 नंबर के लिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। यानी एक ही सवाल में 2 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, 10 नंबर का आपका सवाल है। ठीक है, ये देखा आपने सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है टॉलमेंस थ्योरी डज नॉट फॉल अंडर द एसआर कैटेगरी, डिस्कस विथ 1 एग्जाम्पल। 10 नंबर का सवाल है ये। अगेन आपका देखिए थोड़ा ट्रिकी सवाल है ये वाला, है ना। टॉलमैन का सिद्धांत एसआर श्रेणी में नहीं आता है, एक उदाहरण के साथ चर्चा करें। आपको बतानी है क्यों नहीं आता है, किसकी बात करते हैं कॉग्निटिव लर्निंग की। आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखें, जब भी आपसे एग्जाम्पल मांगे रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए आप। ठीक है, जब भी आपसे एग्जाम्पल मांगे रियल लाइफ जो आज की दुनिया में चल रहा है, उसको आप बताएं कि मैं जो है बाजार गया, वहाँ पे ऐसा हुआ, और उसके बाद फिर जो है मुझे रास्ता कभी भी याद नहीं करना पड़ा, या मुझे वहाँ पर कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं मिला था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ डज द विजुअल एनकोड सिस्टम एनकोड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन अबाउट विजुअल फीचर्स एंड हाउ डू दीज प्रोसेसेस लीड टू द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सीन्स एंड पैटर्न्स। ठीक है, और यहाँ देखिए उनको आप डायग्राम देखने की भी इच्छा है, आपको डायग्राम बनाते आता है या नहीं पीजीटी लेवल पे, आपको यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बनाने को बोल रहे हैं। 7 + 3 का अच्छा सवाल है आपको ये, दृश्य प्रणाली दृश्य विशेषताओं के बारे में जानकारी को कैसे एनकोड और संसाधित करती है। ठीक है, हाउ डू दीज प्रोसेसेस लीड टू द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंसेस एंड पैटर्न। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं तो ये क्या है आपका, ये आपका पूछ रहे हैं विजुअल पाथवे के बारे में, जो आपको पूछता है नेट सवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाउ डज द विजुअल सिस्टम एनकोड एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। तो जो सवाल पूछता है नेट में 4-5 स्टेप देता है, उसी को छाप देना है आपने यहाँ पर अच्छे से, मतलब जमा के लिखना है आपने 7 + 3 10 के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर, what are the different stages of memory and how do these stages differ in terms of capacity, duration and encoding process। कुछ नहीं, सिंपल सा एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी में आपको आंसर मिल जाएगा इसका पूरा का पूरा। ठीक है, कोई कोर्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको सवाल मिल जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, ओके। 4 + 6 = 10। ये चरण क्षमता, अवधि और एनकोडिंग प्रक्रियाओं के संदर्भ में कैसे भिन्न है, आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब द संक कॉस्ट इफेक्ट
ऑन इट्स इन्फ्लुएंस ऑन वैलिडेटिंग द साइकोलॉजिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सवाल, ये जो है आपको है आम भाषा में इसको पढ़ने मिलता नहीं है आपको, ठीक है। ये संक कॉस्ट इफेक्ट ये सब पढ़ते नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, आसान सवाल नहीं है, ठीक है। 4+6 का 10 है, तो इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत करिए। बाकी आप ऊपर देखिए, ऊपर के सारे सवाल आपने पढ़े हुए हैं ना, ये सारे सवाल आप जो है पढ़ के रखते हैं आप। ये सवाल थोड़ा सा आपके लिए अटपटा हो सकता है, ठीक है। संक कॉस्ट इफेक्ट कहाँ से आ गया एकदम से, तो पढ़ते नहीं है नॉर्मली हम, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अगर आपने ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा है तो उस टाइप की चीज़ें है ना, फॉलेसीज वगैरह थोड़ी बहुत चली आती हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल, आर अ प्रोजेक्टिव टेस्ट रियली प्रोजेक्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब रॉर्शॉस टेस्ट एंड कमेंट ऑन देयर रिलायबिलिटीज, ठीक है। क्या प्रक्षेप परीक्षण वास्तव में प्रक्षेपी प्रकृति के हैं, रॉर्शॉस और टैट परीक्षणों का वर्णन करें और उनकी विश्वसनीयता पर टिप्पणी करें। तो सिंपल सा सवाल है आपका, अगेन 8 नंबर के लिए 4+6। आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपको पीजीटी के लिए तो खैर देखिए आंसर राइटिंग करनी है आपको, बस धमाधम आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है बिना रुके, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला सवाल 9 का है ना, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहा है आपसे, और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस चल रहा है आपका, ठीक है। क्या पूछा था उन्होंने, अभी यहाँ से पूछा था रीइंफोर्समेंट के बारे में एक सवाल देखा आपने, फिर आपने देखा लर्निंग थ्योरी टॉलमैन के बारे में पूछ लिया, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं आगे मेमोरी के बारे में क्या पूछा है। पहले ही स्टेज में पूछ लिया आपसे मेमोरी प्रोसेस क्या है, एनकोडिंग ये किस प्रकार से होती है, और ये भी पूछा है आपसे स्टेजेस ऑफ मेमोरी के बारे में, ठीक है। ओके, नीचे हमने क्या देखा, फिर यहाँ पे हम थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में आए, तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे पूछा है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे पूछा है आपसे निर्णय लेने के बारे में, ये आपका चल रहा है। आपको देखिए लाइन वाइज सवाल पूछ रहे हैं आपके, जो आप कर रहे हैं लाइन वाइज सवाल पूछ रहे हैं आपको। उसके बाद देखिए क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे कुछ पूछा है क्या, मोटिवेशन इमोशन अभी हमको नहीं देखने मिला है यहाँ पर, ठीक है। हमको क्या देखने मिला है, हमको देखने मिला है यहाँ पर इसके बारे में, कहाँ गया, हमको सवाल लगाया उन्होंने पर्सनैलिटी व्यक्तित्व से हमारे पर्सनैलिटी असेसमेंट के बारे में, प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में उन्होंने जो हमको यहाँ से लगा दिया सवाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू आपका सिलेबस प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं एचपीएससी, वेरी गुड। आपको भी जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, व्हाट प्रिकॉशंस अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर मस्ट टेक वाइल कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। 5 नंबर के लिए, एक प्रतिभागी पर्यवेक्षक को डेटा एकत्र करने और उसकी व्याख्या करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर क्या होता है, ठीक है, वो आपको मालूम है। अब वो जो डेटा कलेक्ट करेगा तो उसके लिए उसको क्या प्रिकॉशंस अपनाने हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर उल्लेख करना है 5 नंबर के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बायस एंड एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। 5 नंबर का अगेन सवाल है, अगेन आपके जो सिलेबस से पूछ रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पूर्वाग्रह क्या हो सकता है, बायस क्या हो सकते हैं, और नैतिक मुद्दों के स्रोत क्या हैं। यहीं पर देखिए अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एरा और एपीए वगैरह का नाम ले लेते हैं तो उनके सामने आपका जो है और इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। मतलब जितना आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आप बेसिकली मेंस में जैसे करते हैं वैसे ही आपका आंसर और निखर के आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हर कोई क्या लिखेगा, हर कोई ये लिखेगा कि पूर्वाग्रह कौन से होते हैं और नैतिक मुद्दे क्या हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन ये किसने बताया, कब आया, थोड़ा बहुत अगर आप लिख देंगे 1953 थोड़ा बहुत लिख देंगे आप, तो वो आपको जो है ज़्यादा नंबर देंगे, प्रोवाइडेड जो है आप वहाँ पर वर्ड को जो है फॉलो कर रहे हैं। वर्ड तो वैसे कुछ अलग से मेंशन है नहीं यहाँ पर। ओके, आगे देखिए बोल रहे हैं, गिव अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बिटवीन सेमेंटिक डिफरेंशियल एंड समेटिव रेटिंग स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। अब इसको मानेंगे क्या, इसको मानेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपने इसकी प्रैक्टिस की नहीं है तो थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेगा। 10 नंबर के लिए सवाल है, ठीक है। गिव अ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन बिटवीन एसडी सिमेंटिक डिफरेंशियल एंड समेटिव रेटिंग स्केल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ें आप, आगामी आएगा नहीं पीजीटी में अभी, लेकिन आप पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर मान के चलिए पीवाईक्यू रिपीट हो गया तो, ठीक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, तो आप बताएंगे एटीट्यूड्स क्या होता है, किस टाइप से मेजर करते हैं, उसमें 2 प्रकार ये हैं जनरली, और इन दोनों को क्या कर देंगे आप कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस नहीं बताना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करना है, यानी कि कहा गया तुलनात्मक मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। आपको अगर अंतर पूछा होता तो लिखा होता अंतर बताइए, अंतर नहीं बताना है आपको, क्या करना है तुलनात्मक मूल्यांकन करना है। ये जो छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं इसका आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, हाउ इज गिलफर्ड्स थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर एनालिसिस बेस्ड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि गिलफर्ड की जो थ्योरी है वो किस प्रकार से डिफरेंस है आपके जो बाकी की जो थ्योरीज है फैक्टर एनालिसिस वाली बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस, उसको आपको बताना है 10 मार्क्स के लिए। अगेन आपको पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, एक्सप्लेन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बारे में आप बहुत पढ़ते हैं पेपर वगैरह के अंदर, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क की व्याख्या करें विथ 2 रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताना है आपको। एक में क्या होगा, हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, और एक में क्या होगा, अंदर से हम बाहर की ओर आते हैं। हाउ कैन दीज रीजनिंग प्रोसेसेस बी अप्लाइड टू इंप्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग इन एवरीडे लाइफ। 6+4 10 नंबर के लिए आपको अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है।
ओके, सिलेबस से सब कुछ चल रहा है अभी तक, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, 13 नंबर का सवाल क्या पूछ रहे हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द शाक्टर एंड सिंगर मॉडल ऑफ इमोशन विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देना है 5+5 के लिए। क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको, समीक्षात्मक परीक्षण करना है उसका, ठीक है। समीक्षात्मक परीक्षण करना है किसका? शाक्टर एंड सिंगर 1962 मॉडल का इमोशन वाले के, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कब हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में भी आप बताएंगे और उसको फिर आप क्रिटिकली यहाँ पर एग्जामिन करेंगे। तो पेपर अभी तक ठीक है, अच्छा लेवल है पीजीटी का यहाँ पर आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 14 नंबर का सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस एसोसिएटेड विद कंडक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की रिसर्च में आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। व्हाट आर सम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस जो है आपकी विभिन्न प्रकार के शोध करने से जुड़े कुछ व्यवहारिक विचार क्या हैं। अच्छा, व्यवहारिक विचार पूछ रहे हैं आपसे, तो उनको लिखना है आपने। व्यवहारिक विचार क्या हो सकते हैं आपके, तो आपको जो अलग अलग टाइप की रिसर्च मालूम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा मेंशन करेंगे आप। उसके बाद देखिए, हाउ डज एथिकल इश्यूज, सैंपल सिलेक्शन, डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस अफेक्ट द वैलिडिटी एंड जनरलाइजेबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। तो जो आपकी फाइंडिंग्स है उसमें ये सारी चीज़ें क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करती है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा ये अजीबोगरीब सवाल है, ठीक है। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो, बाकी आपको बाकी के जो है सारे आसान सवाल मिल रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको ईजी बन रहे हैं, जिनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। बाकी लिखने को लिख सकते हैं, इसमें आप क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की रिसर्च डिफाइन करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे आप फिर आगे। अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन इन डिटेल मांग रहे हैं आपसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट कौन कौन से होते हैं, एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज टू मैनेज स्ट्रेस। अगेन 10 नंबर का सवाल है आपके, ठीक है। क्या करने के लिए आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कौन कौन सी कोपिंग स्ट्रेटेजीज हैं यहाँ पर। दो मुख्य तौर पर है, एनसीईआरटी बता रही है आपको चिल्ला चिल्ला के, तो वो क्यों नहीं लिखेंगे आप, वो लिखेंगे आप, ठीक है। पीजीटी स्तर की बात करें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं वो भी आपको बताना है, ये भी शायद आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और आंसर लिखेंगे। मेन प्रैक्टिस क्या है, आंसर राइटिंग की। आता सब कुछ है, लेकिन आपको आंसर लिखते आना चाहिए, वो यहाँ पर बड़ी बात है ना। एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, 16 नंबर का सवाल है, डज द केमिकल चेंजेस विच अलाउ द इन्फॉर्मेशन टू बी पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। अच्छा, डिस्क्राइब करना है आपको, गिव डायग्राम। बढ़िया सा क्या करना है इसमें, बढ़िया सा न्यूरॉन बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। बताना है किस प्रकार से केमिकल चेंजेस जो हैं जा रहे हैं, पास हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में यहाँ पर, ठीक है। 2 डायग्राम बनाइए, हम तो कह रहे हैं यहाँ पर बढ़िया से, ठीक है। एक ये वाला बनाइए, एक ये वाला बनाइए, ठीक है, और उसको जो है यहाँ पर करिए। तो आपने देखा यहाँ पर 2 डायग्राम पूछा है आपसे अभी तक, एक ये डायग्राम पूछा है और ऊपर भी एक आपसे डायग्राम पूछा था वहाँ पर। तो आप देख रहे हैं एचपीएससी वाले कितना स्मार्टली खेल रहे हैं आपसे, कि आपको केवल आपने रटा रटाया ज्ञान है, आप सही में जानते हैं कैसी चीज़ें होती हैं, उसको बना पाते हैं या नहीं बना पाते, इसलिए आपको बोला है गिव डायग्राम। और देखिए डायग्राम के आपको कितने नंबर है यहाँ पर, 3 नंबर भी आपको दे रहा है वो, ठीक है। तो ध्यान रखें आप। ओके, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 6 नंबर का सवाल है आपसे। और कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, ये आपका 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए आपको चयन करना हुआ, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या लगता है आपको ये एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको नंबर देखिए 10 ही मिल रहा है, चाहे इसको करें चाहे उसको करें। ये आपको स्मार्टली खेलना होगा कहाँ पर, एग्जाम के दिन, कि जो आपको बेस्ट आता है, जिसको आप बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको आप वहाँ पर करें। कर तो आप इसको भी सकते हैं, इसको भी सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी आपकी इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला देखिए, 5+5 के लिए 18 नंबर का सवाल, और शायद ये अंतिम सवाल भी होगा, देखते हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये आपका अंतिम सवाल है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट आर द वेरियस आउटकम्स इन सिग्नल डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट एंड विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दीज आउटकम्स। 2 ही तो होते हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर सिग्नल डिटेक्शन प्रयोग में विभिन्न परिणाम क्या हैं और कौन से कारक इन परिणामों में योगदान करते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सपेरिमेंट बताना है, किसने किया था, क्या किया था, अगर मालूम है तो, और कौन कौन से फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इसके लिए, ठीक है। हमारी तैयारी है, रेडीनेस है या नहीं है, वो सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर, ठीक है। 5+5 10 नंबर के लिए यहाँ पर। तो टोटल कितने देख लिए हमने यहाँ पर, टोटल हमने देख लिए 18 सवाल, और ये था आपका पूरा पीजीटी का पेपर एनालिसिस, जो आपको मदद देगा कहाँ पर, एपी एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इस प्रकार से ही थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाएंगे और ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन आपको सवाल का पैटर्न देख के आपको समझ में आया कि आपको 18 सवाल पूछेंगे, इस प्रकार से आपको कराने वाले हैं। या फिर एक और पैटर्न होता है एचपीएससी का, वो भी आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो अगर आप एपी के लिए जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जो है पहले जो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं उसको यहाँ पर आप पढ़ लेंगे एक बार, कि मे भी हो सकता है क्या करेंगे वो आपको देंगे इस टाइप से, कि यहाँ पर देखिए जैसा एचपीएससी मेंस में होता है, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहेगा, सबके लिए करना ही है। देन पार्ट 1 होता है, देन पार्ट 2 होता है, उसमें से आपको 2 करना है, इसमें से आपको 2 करना है, ठीक है। ये भी एक संभावना है इस प्रकार से, या उनका कुछ नया पैटर्न आने वाला है एपी के लिए, तो वो ला सकते हैं, वो देखना होगा आगे। लेकिन फिलहाल आप इस प्रकार से ध्यान रखें कि आप एक बार इंस्ट्रक्शंस जो है पहले अच्छे से
पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शंस है पढ़ लेंगे। पीजीटी में ऐसा ही आएगा पेपर, पीजीटी में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। जो अभी होने वाला है आपका पीजीटी परीक्षा, उसके अंदर आपका इसी प्रकार से होने वाला है। 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, स्मार्टली करेंगे आप अटेम्प्ट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कंप्लीट पीजीटी 2023 का आपका पेपर एनालिसिस साइकोलॉजी मनोविज्ञान का कैसे आता है पेपर, क्या आता है, पूरा आपने देख लिया पूरी जानकारी के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। उसी के साथ आप क्या करें, यहाँ पर नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लें ताकि एचपीएससी से संबंधित जो भी जानकारी है चैनल पर आ रही है, जो भी है जानकारी आपके लिए, किस प्रकार से आपने स्टडी करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ पर, इस चैनल के ऊपर। तो आप नीचे लिंक दिया है, उसको वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पीजीटी 2023 अगर आप दे रहे हैं, उसी के साथ अगर आप दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस प्रकार से आप एनसीईआरटी से पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं, और वो भी सेल्फ स्टडी। देखिए, खासतौर पे बात करें पीजीटी के लिए, तो ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं कि आपका कुछ कोर्स वगैरह आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत नहीं है इसके लिए। पीजीटी के लिए आपको यहाँ पर कोर्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो लोग परेशान हो रहे हैं पीजीटी के लिए कोर्स करना है, अगर आपको करना ही है तो वो बात अलग है, आप 4-5 हज़ार में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप फोकस कहाँ रखें, फोकस रखें आप आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपका विवेक लगा के आप आंसर राइटिंग कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको पीजीटी के लिए आवश्यकता नहीं है। हाँ, एपी के लिए आपको कोर्स की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि पेपर का स्तर वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे इस लेवल का। ठीक है, तो एपी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, उसी के साथ देखिए एपी का कुछ पीवाईक्यू मिला नहीं, पब्लिक डोमेन में आपके जो है वेबसाइट के ऊपर कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपके पास है एपी वगैरह का पेपर, तो आप हमको टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। ठीक है, नीचे आपको नंबर दिया है वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको फोकस कहाँ रखना है, फोकस रखना है आपको आंसर राइटिंग के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, सेल्फ स्टडी से आपका हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। इसमें से आपने जो 18 सवाल देखे ना, 18 सवाल, उसमें से आपके 15 सवाल हम बताएं आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपको एनसीईआरटी में, है ना। 10+ सवाल तो कम मिलेंगे ही मिलेंगे, 10+ सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो 12, 13, 14 सवाल, 15 सवाल, आपको इतने सवाल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको जो है चेंजेस करके उसको वहाँ पर पढ़ना होगा। एनसीईआरटी 11th एंड 12th की आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले वीडियो में बुक लिस्ट बना के वीडियो बना देंगे, तो वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। प्लस आपके पास जो मास्टर्स का कंटेंट है, प्लस आपके पास जो बीएड का कंटेंट है, ठीक है, आपके पास जो भी कंटेंट है, और अगर आप नेट का पढ़ रखे हैं तो वो कंटेंट है, उसको भी आप मिलाइए, आप यहाँ पे बड़े आसानी से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, पहले तो अभी देखिए आपको यहाँ पर जानकारी नहीं थी, लेकिन अब आपको जानकारी यहाँ लग गई है, पेपर किस प्रकार से आता है, क्या आता है। आपके पास एक केस स्टडी भी देख ली हमने इस वीडियो के माध्यम से, कि किस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर हेल्प होती है अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं तो। ठीक है, मान के चलिए 1-2 सवाल आपका पीवाईक्यू अगेन इसमें से रिपीट होगा, कुछ ना कुछ वहाँ से रिपीट करेंगे। एल्स आपको जो फोकस करना है क्या है कि जो बाकी का जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट करके जाएं अच्छे तरीके से। ठीक है, चाहे वो एपी का हो, चाहे आपका वो एचपीएससी पीजीटी का हो। ठीक है, दोनों ही केस में आपको सिलेबस अच्छे से करना है। पीजीटी का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर कम है, ये आप ध्यान रखें। एपी का लेवल इतना कम नहीं आएगा, उसमें वो टफ सवाल पूछेंगे आपको, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एपी वगैरह का पेपर है पीवाईक्यू वाला, तो उसको भी एनालाइज करेंगे, आप उसको भेज सकते हैं हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर। एंड बाकी फिर आप जो है नेट का आपने पढ़ के रखा है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी आगे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात यहाँ बोलेंगे, देखिए किसी भी प्रकार के साइकोलॉजी मनोविज्ञान की कोर्स की आवश्यकता नहीं है आपको पीजीटी एग्जाम के लिए, गारंटीड। ठीक है, गारंटीड आवश्यकता नहीं है आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स की। आपका आवश्यकता किसकी है, आपका आवश्यकता है यहाँ पर आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, किस प्रकार से आंसर लिखना है, क्या सारी चीज़ें हैं, है ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। आप जो है व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं उस नंबर के ऊपर, और आंसर राइटिंग का जो कोर्स कह सकते हैं, प्रोग्राम कह सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है, पीजीटी के लिए, उसको वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस कुछ ज़्यादा नहीं है, आपकी ₹999 पर मंथ है आपकी फीस इसकी। ठीक है, 999 पर मंथ, जहाँ पर आप जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपका आंसर इवेल्युएट वगैरह होगा, एंड बाकी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। आपके आंसर राइटिंग से संबंधित। ठीक है, किसी प्रकार के कोर्स में, किसी प्रकार के छलावे में आप ना पड़े, खासतौर पे पीजीटी के लिए कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेपर आपने देख लिया है। अगले वीडियो में देखिए पेपर को और खोल देंगे आप लोग के लिए, बता देंगे एनसीईआरटी में ऐसे पढ़ना है, उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है आंसर राइटिंग के ऊपर। इसी के साथ पीरियड।